हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में जो है हम हमारा प्रोस्पेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसके अंदर हमने देखा था जो अपना इन सिटू कंजर्वेशन है, एक्स सिटू कंजर्वेशन है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उसको हमने देख लिया था कि इन सिटू कंजर्वेशन जो है जब हम करने जाते हैं तो इन सिटू कंजर्वेशन के लिए हमारे पास कौन कौन सी साइट्स हैं, कौन कौन सी साइट्स पे हम इन सिटू कंजर्वेशन देखते हैं और कौन कौन सी साइट्स पे हम एक्स सिटू कंजर्वेशन को देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, उसके बाद जो है हम थोड़ा सा जो बायोडाइवर्सिटी है, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी जो है उससे रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो जो अगर हम बात करें कि इंडिया में जो नेशनल पार्क्स का नंबर है वो कितना है, इंडिया में नेशनल पार्क्स का नंबर जो है अकॉर्डिंग टू 1992, इंडिया में अकॉर्डिंग टू 1992 जो है इंडिया में 72 नेशनल पार्क्स थे। 72 नेशनल पार्क्स थे, सॉरी 72 नहीं 76 नेशनल पार्क्स थे। 76 नेशनल पार्क्स थे। ठीक है, जो ये 76 नेशनल पार्क्स हैं ये जो है लगभग इंडिया का जो एरिया कवर करते थे वो था लगभग 1% एरिया। जो इंडिया का टोटल एरिया है, पूरा इंडिया का जो पूरा टोटल एरिया आ रहा है उसका 1% एरिया ही कवर किया करते थे। 1% एरिया लगभग ये 38,988.14 किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया जो है लगभग ये रखते थे पहले 1992 के हिसाब से अगर हम देखें तो। ठीक है, पर अब जो अगर नया डेटा अगर हम देखें जो अभी रिसेंट चल रहा है 2024 के हिसाब से अगर अपन देखें, जो अभी रिसेंट में चल रहा है उस डाटा के हिसाब से देखें तो अभी जो है नेशनल पार्क्स का नंबर हो गया 106। ठीक है, 106 जो है नेशनल पार्क हो गए हैं अभी करंट में। नेशनल पार्क्स का जो नंबर करंट में है वो है 106 और ये जो एरिया अब कवर करते हैं वो है लगभग 44,402.95 किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया अभी ये कवर करते हैं, जो कि 1% से तो थोड़ा ज़्यादा है। ये लगभग 1% के आसपास था, ये 1% से थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अभी जो है नेशनल पार्क का नंबर बढ़ गया है, इतना नेशनल पार्क का नंबर हो गया है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज को क्या करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। Species, conserve the species of most importance, species of importance. Conserve the species of importance या क्या बोल सकते हैं, species that facing the probability of extinction. एक्सटिंक्शन की प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है, ऐसे टाइप की जो स्पीसीज़ है उन स्पीसीज़ को क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे कंजर्व करके रख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई नेशनल पार्क से रिलेटेड कि नेशनल पार्क्स कितने थे। 1992 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो है 76 नेशनल पार्क्स थे, जिनका जो टोटल एरिया था वो कितना था, लगभग 38,988 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अभी अगर हम रिसेंट की बात करें, नया अगर डेटा देखें तो नए डेटा के हिसाब से जो है 106 नेशनल पार्क्स हैं, 106 नेशनल पार्क्स हैं और उनका जो टोटल एरिया है अभी रिसेंट डाटा के हिसाब से वो है 44,402.95 किलोमीटर स्क्वायर। ये अभी टोटल
एरिया इसका है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर अपन बात करें, अभी जो रिसेंट डेटा है रिजर्व की बात करें तो रिसेंट डेटा के हिसाब से लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं अलग अलग जगह पर इंडिया के अंदर, इंडिया में जो है टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर हम बात करें फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था, तो फर्स्ट नेशनल पार्क तो था अपना फर्स्ट नेशनल पार्क इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी जो इसका रिसेंट नया नाम है वो तो है अपना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बट अगर हम पहले वाले पुराने वाले नाम की बात करें, पुराना वाला जो नाम है वो क्या था, पुराने वाला नाम जो है वो था अपना हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या इसको अपन क्या बोलते थे पहले, हेले नेशनल पार्क। हेले तो दोनों नाम में से कोई भी नाम देखने को मिले, चाहे हेली नेशनल पार्क मिले चाहे कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, दोनों के दोनों नाम जो है एक ही नेशनल पार्क के। ये वाला तो पुराना वाला नाम है और अभी जो नया नाम है वो ये वाला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फर्स्ट नेशनल पार्क जो है इंडिया का वो यही था। कहाँ पर है, तो ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, ठीक है। इसके अलावा अपन अगर बात करें कि बायोस्फीयर रिजर्व फर्स्ट कौन सा था, तो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये अपना सबसे पहला इंडिया का जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो यही था, ठीक है। ये हो गई अपनी बात किसकी, नेशनल पार्क की और बायोस्फीयर रिजर्व की। अगर अपन बात करें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर अपन बात करें ना, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो पहले सेंचुरीज ओल्ड डेटा के हिसाब से, ओल्ड डेटा के हिसाब से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नंबर है वो लगभग था अपना 4000 सॉरी ओल्ड डेटा के हिसाब से जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज इक्वल टू 442 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, ठीक है। इनका जो टोटल एरिया था जो कवर किया जा रहा है वो था लगभग 1,22,564.86 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो है ये पुराना डेटा के हिसाब से है, कितना 1,22,564.86 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका टोटल एरिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, ठीक है, पुराने डेटा के हिसाब से। अगर हम नए डेटा के हिसाब से देखें, अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा, अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा जो नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये बढ़ गया है। अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा जो है नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये बढ़ गया है, ये कितना हो गया है 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई है। और इनका जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया
ये पहले जो था वो इंडिया के 3.2% के लगभग था, और अब बढ़ करके कितना हो गया है, लगभग 3.76% हो गया है। और इसका जो टोटल एरिया अगर अपन देखें, टोटल एरिया तो 1,23,762.5 किलोमीटर स्क्वायर, 56 किलोमीटर स्क्वायर, इतना जो है इसका अब टोटल एरिया हो गया है, जो कितना है लगभग 3.76% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ये तो डेटा हो गया इस चीज़ का कि इसके जो हमारे देश के अंदर मतलब नेशनल पार्क्स जो हैं उनका नंबर कितना है, पुराना वाला नंबर कितना था, नया वाला नंबर कितना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी थी, अब कितनी है, और जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कितने हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके अलावा अगर अपन बात करें उसके अलावा अगर अपन बात करें एक्सी2 कंजर्वेशन जो है उससे रिलेटेड अगर अपन बात करें, तो जो सबसे पहला अपने निकल के आ रहा है वो है जीन बैंक। जीन बैंक सबसे पहले अगर अपन बात करें एक्सी2 कंजर्वेशन में, तो सबसे पहला देख रहे हैं अपन कौन सा वाला, जीन बैंक। जीन बैंक की अगर अपन बात करें तो ये जो जीन बैंक होते हैं ना, यहाँ पर क्या इनको एक नाम और बोल देते हैं अपन, क्या, जर्म प्लाज्म बैंक या जीन बैंक, ऑल्सो कॉल्ड जर्म प्लाज्म बैंक या जीन बैंक। ऑल्सो कॉल्ड जर्म प्लाज्म बैंक या जीन बैंक। ठीक है, ये किस लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं, तो ये जो है ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं, हैव बीन इस्टेब्लिश्ड for XC2 conservation, for XC2 conservation, XC2 conservation of species जितने भी स्पीसीज है उन सब के XC2 कंजर्वेशन के लिए जो है यहाँ पर XC2 कंजर्वेशन के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहला उपयोग क्या कर सकते हैं, जीन बैंक्स को काम में ले सकते हैं। ठीक है, इस जीन बैंक में क्या करते हैं कि जो ये बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, ठीक है, इनको भी अपन क्या बोलते हैं, जीन बैंक से रिलेटेड बोल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, एक स्पीसीज के जीन को कंजर्व करके रखना है। उसके लिए बहुत अलग अलग से मेथड हो सकते हैं, जैसे कि हम जो है सीड को इकट्ठा करके रख लें, ठीक है, उसके सीड को कहीं पे ले जाकर इकट्ठा कर लें, ठीक है, और क्या, जैसे जो प्लांट से रिलेटेड जितने भी टिश्यू है उसके, उन सबको हम इकट्ठा करके रख लें एक कल्चर मीडियम के अंदर, उनको जिंदा रखते हुए इकट्ठा करके रख लें। ठीक है, ये हो गया। या फिर कोई एनिमल जो है उससे रिलेटेड जितने भी टिश्यूज़ है उनको भी अपन क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ये हो गया। इसके अलावा जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको भी अपन इकट्ठा करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये जीन से रिलेटेड टिश्यूज़ वगैरह जो है उन सबको अपन कलेक्ट करके रख लेते हैं, या फिर पूरे के पूरे प्लांट को ही बोटेनिकल गार्डन के अंदर जो है कंजर्व करके रख लेते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 मेथड है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्पीसीज के जीन को इकट्ठा करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या हो गया, जीन बैंक्स, सच जीन बैंक्स, सच जीन बैंक्स
इंक्लूड बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन्स हो गए। उसके अलावा एनिमल जूस, एनिमल जूस जो जू होते हैं जहाँ पर सारे के सारे एनिमल्स को क्या रखा जाता है, कंजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। तो एनिमल जूस हो गए। जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, रिसोर्स सेंटर्स हो गए, जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स हो गए, ठीक है। और क्या हो गया, तो कल्चर कलेक्शंस हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है ये क्या होती है, ये जीन बैंक्स के रूप में काम करती है। जैसे बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन भी किसकी तरह काम कर सकते हैं, जीन बैंक की तरह काम कर सकते हैं। एनिमल जूस भी किसकी तरह काम कर सकते हैं, जीन बैंक की तरह काम कर सकते हैं। जेनेटिक रिसोर्स सेंटर है वो तो जीन बैंक की तरह काम कर ही सकते हैं। और उसके अलावा जो कल्चर कलेक्शंस हैं वो भी क्या कर सकते हैं, जीन बैंक की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए। इनमें क्या क्या कंजर्व करके रख सकते हैं, तो सबसे पहला पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और पहले पोलन ग्रेन्स हो गए। और क्या हो सकता है, तो वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, प्रोपेग्यूल्स, प्रोपेग्यूल्स हो गए, ठीक है। और क्या, प्लांट पार्ट्स हो गए, या सीधे लिख देते हैं पार्ट्स, पार्ट्स एंड टिश्यूज ऑफ प्लांट, पार्ट्स एंड टिश्यूज ऑफ प्लांट, प्लांट से रिलेटेड जो भी टिश्यूज एंड पार्ट्स हो गए वो सारे के सारे क्या किए जाते हैं, आर कलेक्टेड, are collected and stored in germ plasm. Germ plasm banks, जर्म प्लाज्म बैंक्स के अंदर क्या किया जा सकता है, इन टिश्यूज को, प्रोपेग्यूल्स को, या ये जो पोलन ग्रेन्स हैं उन सबको क्या करके रख सकते हैं, हम कंजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। जो जीन बैंक है, जर्म प्लाज्म बैंक है, इनके अंदर हम कंजर्व करके रख लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो सीड्स, सीड्स ऑफ प्लांट स्पीसीज are stored in cold for long time, for long period या long time, long period, ठीक है। और कहाँ पर कंजर्व कर रखते हैं, तो इनको ना कोल्ड के अंदर कंजर्व कर रख रहे हैं, साथ के साथ में कैसी कंडीशंस होनी चाहिए, ड्राई कंडीशंस होनी चाहिए। अगर उनको ह्यूमिडिटी मिल गई ना तो वो क्या हो जाएंगे, सीड्स जो है वो मतलब उनका जो है जर्मिनेशन, मतलब क्या बोलते हैं, उनकी डोरमेसी टूट जाएगी और वो प्लांट को डेवलप करने लगेंगे, ठीक है। वो सीड फिर सीड नहीं रह जाएगा, एक प्लांट का डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसलिए उसको क्या रखते हैं, देयर आर ड्राई कंडीशंस, ड्राई कंडीशंस इन सीड बैंक, जो सीड बैंक्स हैं वहां पर क्या होनी चाहिए, ड्राई कंडीशंस होनी चाहिए, ताकि क्या हो सके, सीड को हम ज़्यादा लंबे टाइम तक कंजर्व करके रख सकें, ताकि वो एक प्लांट को ना बनाए और सीड की फॉर्म में ही वहाँ पर बना रहे,
अगर उसको ह्यूमिडिटी मिली तो वो क्या बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको कंजर्व करने के लिए ड्राई कंडीशंस देंगे। ठीक है, एंड देन they are germinated to make new plant seed bank, न्यू प्लांट। ठीक है, न्यू प्लांट बना देंगे। कैसे, जैसे मतलब पहले तो हमने क्या किया, जब तक उसको कंजर्व करके रखना था तब तक हमने कंजर्व करके रख लिया। जब हमें उसको कंजर्व नहीं करना, अब क्या करना है उसको, मतलब हमें ना अब उसको जर्मिनेट करवाना है। जर्मिनेट क्यों करवाना है, ताकि हमें जो है प्लांट की स्पीसीज को पता चले कि हाँ अब इसके अंदर जैसे और ज़्यादा अगर सीड भी चाहिए तो भी हमें क्या कराना पड़ेगा, उस प्लांट को कल्टीवेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा सीड चाहिए, ठीक है, तो एक तो ज़्यादा सीड चाहिए उसके लिए भी कल्टीवेट कराना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे जो है बीज जो है वो लंबे टाइम तक अगर पड़ा रहेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसको लंबे टाइम तक, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं पटके रखेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको बार बार जो है कल्टीवेट करवा के देखते रहेंगे कि ये ख़राब तो नहीं हो गया। ठीक है, तो ऐसा जो है ऐसा करते हैं। नए स्पीसीज को क्या करेंगे, जर्मिनेट करवाएंगे, और फिर एक नया प्लांट जब भी हमें बनाना होगा तब हम नया प्लांट एक क्रिएट करवा लेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और क्या, तो जैसे जो ये इस्टेब्लिश क्यों किए जा रहे हैं, जीन बैंक्स हैं, ये सीड बैंक्स हैं, ये इस्टेब्लिश किसके लिए किया है, तो जो मोस्टली जो सीड बैंक्स हैं वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं, सीड बैंक्स आर established for wild species comma agricultural crop plants एग्रीकल्चरल जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनके लिए। ठीक है, और किसके लिए, तो जैसे वुडी प्लांट्स हैं, ठीक है, वुडी प्लांट्स, इनके लिए भी क्या कर सकते हैं हम, सीड बैंक में जो है इनके सीड्स को इकट्ठा करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है इनके लिए हम क्या करते हैं, इनको कंजर्व करके रखते हैं। जैसे वाइल्ड स्पीसीज जो है उनके लिए क्यों कर रहे हैं, जैसे आजकल ना नया ट्रेंड चल रहा है कि जो भी हमें ज़्यादा प्रोडक्ट देगा ऐसी स्पीसीज़ को हम कल्टीवेट करेंगे, और ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो हाइब्रिड दिया करते हैं। तो जब हम हाइब्रिड बनाए जा रहे हैं, हर चीज़ के हाइब्रिड तैयार किए जा रहे हैं, तो जो वाइल्ड स्पीसीज़ है वो कहाँ जाएगी, तो उनको ना कंजर्व करके रखने के लिए उनके सीड बैंक्स में उनको कंजर्व करके रख लिया गया, ताकि अगर भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ेगी, हमें फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो उसको अपन वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो वाइल्ड स्पीसीज जो है उनको वहाँ पे रखा जाता है। इसके अलावा और क्या, तो एग्रीकल्चरल जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो भी कहाँ रखी जाती है, सीड बैंक्स में रखी जाती है। और कहाँ, और क्या, जैसे वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स जो जिनसे हमें लकड़ी प्राप्त होती है, ठीक है, वो वाले सारे प्लांट्स हैं, उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, जीन बैंक्स में या सीड बैंक्स में सीड्स को इकट्ठा करके रख सकते हैं। ये तो बात हो गई अपनी किसकी, सीड बैंक की। इसके बाद अपन अगर बात करें अगला जो है अपना, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंडिया में ना एक सेंटर सेट किया गया है, किसके लिए, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो ए सेंटर हैज बीन established for the conservation of
एंडेंजर्ड स्पीसीज endangered species in India. इंडिया में अगर किसी एंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व करके रखना है, उसके लिए ना एक सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, जो गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव of this center to improve reproductive capacity of reproductive capacity by many reproductive technologies. ठीक है, जो बहुत सारी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है, उनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जो कौन कौन सी है? जैसे रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रो इजैकुलेशन, इलेक्ट्रो इजैकुलेशन हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? जैसे IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है, IUI हो गया। और क्या? जैसे IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? जैसे GIFT, गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट हो गया। या गिफ्ट ZIFT, इसमें क्या होता है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एक तो हो गया अपना GIFT, एक हो गया अपना ZIFT। ZIFT में अपन क्या कर रहे हैं? जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवा रहे हैं। GIFT में अपन क्या कर रहे हैं? गैमीट्स को इंट्राफेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवा रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करवा रहे हैं, ठीक है। और क्या हो गया? जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, ET, या एम्ब्रियो ट्रांसफर, ऐसी ही बहुत सारी और एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजीज है जिनकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। कई सारी ऐसी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिनकी सहायता से ऐसा अपन कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी है? तो सबसे पहला जो है अपना वो हो गया इलेक्ट्रो इजैकुलेशन,
इजैकुलेशन में क्या कर रहे हैं, हम स्पर्म्स को लेते हैं इलेक्ट्रो इजैकुलेशन की सहायता से। किसी मेल में जो बढ़िया क्वालिटी का मेल है उससे स्पर्म्स को लेना है तो इजैकुलेशन करवा करके वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। और हो गया इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। जो इंसेमिनेशन जैसे कि जो नेचुरल प्रोसेस से क्या होता है कि मेल जो है अपने स्पर्म्स को फीमेल की वजाइना में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। पर वो कुछ कारणवश किसी कारण से क्या नहीं कर पा रहा, स्पर्म्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा, तो क्या करना पड़ेगा, फिर हम जो है उसको आर्टिफिशियली उससे स्पर्म ले करके उनको उसके यूटेराइन जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या कर देते हैं, सॉरी गर्भाशय में क्या कर देते हैं, यूटेराइन जो है उसका गर्भाशय जो है यूट्रस जो है वहाँ पर क्या कर देते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसका इंसेमिनेशन करवा देते हैं, ठीक है, स्खलन करवा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा और क्या, तो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या करते हैं कि जैसे जो है स्पर्म नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहे हैं, एग भी नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है, बट वहाँ पर क्या है कि फेलोपियन ट्यूब में ना कुछ प्रॉब्लम होने के कारण जो है स्पर्म एंड एग जो है वो फ्यूज़ नहीं हो पा रहे। तो फ्यूज़ नहीं हो पा रहे तो क्या करेंगे, फिर हम स्पर्म्स को एंड एग्स को निकालेंगे बाहर, एग को बाहर निकालेंगे, स्पर्म्स को लेंगे और उनको एक विट्रो या टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर लेंगे, फर्टिलाइज करवा देंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन उनका करवा देंगे। वो फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद जो जाइगोट बनेगा उसको ट्रांसफ़र करवा देंगे, या फिर क्या कर सकते हैं अपन, एम्ब्रियो बनाकर भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ठीक है। या जैसे GIFT इसके अंदर क्या करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही सीधा गैमेट्स को ट्रांसफ़र करवा देते हैं। कोई फेलोपियन ट्यूब की शुरुआत में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के कारण क्या है कि स्पर्म्स जो है वो फेलोपियन ट्यूब में एंटर नहीं कर पा रहे, हम क्या कर सकते हैं कि गैमेट लेंगे और सीधा ही फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करवा देंगे, ताकि क्या हो, एग जो आएगा इधर से ओवरी से रिलीज हुआ वो जाएगा और स्पर्म्स के साथ फ्यूज़ हो करके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया GIFT। ZIFT में क्या होगा, जैसे गैमेट और गैमेट्स जो है जैसे एग एंड स्पर्म उन दोनों को लेंगे, टेस्ट ट्यूब में फ्यूज़ करवाएंगे, बन जाएगा जाइगोट, और फिर जाइगोट को क्या करें अपन, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करवा देंगे, ठीक है। ये हो गया। या फिर क्या कर सकते हैं कि जाइगोट को भी हम थोड़े टाइम के लिए रख लें, थोड़े टाइम के लिए रख करके और उसको कल्चर मीडियम में थोड़े दिन डेवलप होने दें, और डेवलप होने के बाद वो क्या बन गया, अब एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। तो उस एम्ब्रियो को लेके हम क्या करा सकते हैं, यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करवा दो, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। ऐसे करके ना हम इन सारी टेक्नोलॉजीज़ की मदद से जो है एक ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इन सारी चीज़ों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ये तो बात हो गई एक बात। उसके बाद अपन अगर बात करें तो जो रेड डाटा बुक का नाम सुना होगा आपने, एक बुक है रेड डाटा बुक, ठीक है। नेशनल जो कम्युनिटी है उसने ना एक ब्यूरो बनाया, ठीक है, एक ब्यूरो बनाया, नेशनल ब्यूरो फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे नया पेज ले लेते हैं, नेशनल ब्यूरो फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, या इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, NBPGR, NBPGR भी बोल सकते हैं इसको। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो अपन क्या ले सकते हैं, NBPGR, ठीक है। और फुल फॉर्म क्या हो गई, नेशनल ब्यूरो फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। जो है ये क्या है, ये इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर, इज इस्टेब्लिश्ड in 1986
1986 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, ये कुछ जो है अपन जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है नेशनल वाइज एंड इंटरनेशनल वाइज, ठीक है, उन सब की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला तो क्या हो गया अपना नेशनल ब्यूरो फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हो गया। उसके बाद अपन अगर दूसरा देखें तो वो है अपना नेशनल जीन बैंक, नेशनल जीन बैंक ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। दूसरा क्या हो गया नेशनल जीन बैंक फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ये कब एस्टैब्लिश किया गया? तो इज एस्टैब्लिश्ड in 1988। 1988 में एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, इसके अलावा लगभग 100 कंट्रीज हैं ऐसी, 100 कंट्रीज या ऐसे कर लेते हैं एक बार, इन अबाउट 100 कंट्रीज, in about 100 countries ex-situ conservation facilities ex-situ conservation facilities जो है वो इस्टेब्लिश की गई है। established by International Board for Plant Genetic Resources, International Board for Plant Genetic Resources। जैसे जो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं दुनिया में जो क्या नहीं कर सकती, जो मतलब ना कंजर्वेशन ex-situ कंजर्वेशन के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती है वो अपने आप खुद की खुद जुटा नहीं सकती। ठीक है, तो उन वैसी कुछ 100 कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर क्या किया गया कि इंटरनेशनल बोर्ड एक बनाया गया। ठीक है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए एक इंटरनेशनल बोर्ड बनाया गया। वो इंटरनेशनल बोर्ड जो है वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है इन 100 कंट्रीज़ को लगभग। ठीक है, इसके अलावा एक जो है नेटवर्क बनाया गया है, एक जो है प्लांट जैसे मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, या एरोमेटिक प्लांट्स हैं, उनको अपन क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट जगह पर जो पाए जा रहे हैं उनको वहाँ पर कंजर्व करके रखना है। ठीक है, तो इसके लिए ना एक ग्रुप बनाया गया और वो ग्रुप जो है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, जो मेडिसिनल प्लांट्स जितने भी होते हैं उन सबको कंजर्व करने का काम देख रहा होता है। इसके अलावा जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं जिनसे मतलब स्मेल आ रही होती है अच्छी वाली, ठीक है, तो वो सारे जो प्लांट्स हैं उनको भी क्या कंजर्व करने का काम कौन करता है? एक नेटवर्क जो बनाया गया है वो करता है। ए नेटवर्क ऑफ जीन बैंक्स, network of gene banks to conserve varieties of medicinal and aromatic plants, by
G15 कंट्रीज। G15 कंट्रीज जो है उन्होंने एक ग्रुप बना के रखा हुआ है, एक नेटवर्क बना के रखा हुआ है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है वैरायटी ऑफ जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं उन सबको कंजर्व करने की जो है प्रोसेस को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अगर अपन देखें तो इंडिया के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज पाई जा रही है, ठीक है, तो उसकी अगर अपन बात करें, इंडिया के अगर अपन बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो है स्पीसीज ऑफ फ्लावर प्लांट्स, स्पीसीज ऑफ फ्लावर्स ऑफ इंडिया, फ्लावर्स ऑफ इंडिया, फ्लावर्स ऑफ इंडिया एक्सट्रीमली रिच in genetic, extremely rich in genetic resources with resources with 15,000 non species, 15,000 non species, नॉन स्पीसीज, लगभग 15,000 नॉन स्पीसीज पाई जाती है इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें तो इंडिया में ना इतनी सारी स्पीसीज पाई जा रही है, किसकी, ओनली फ्लावर प्लांट की, जो फ्लावर वाले जो प्लांट्स हैं उनकी लगभग 15,000 स्पीसीज पाई जा रही है। तो कितना ज़्यादा जेनेटिक रिसोर्सेज है हमारे देश के अंदर, ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ही कि ओनली फ्लावर की इतनी सारी स्पीसीज पाई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा एक जो है नेशनल वाइज, पूरे नेशन वाइज ना एक इंटरनेशनल यूनियन बनाई गई है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, IUCN जो है इसको एक नाम और बोलते हैं विच इज ऑल्सो नॉन which is also known as World Conservation Union. वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, इसको एक नाम और बोल देते हैं अपन, क्या बोल देते हैं, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है, ये भी बोल देते हैं, जो है एक प्राइमरी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, इज ए प्राइमरी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर इंटरनेशनल कंजर्वेशन एफर्ट्स, इंटरनेशनल conservation efforts इंटरनेशनल कंजर्वेशन एफर्ट जो है उनके लिए एक प्राइमरी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। ठीक है, जैसे कोई एक देश जो है वो अलग टाइप के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहा है किसी स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, और जो दूसरा देश है वो अलग टाइप के मेथड को फॉलो कर रहा है।
ठीक है, दोनों के दोनों अलग अलग मेथड्स को काम में ले रहे हैं, पर जो एक देश है उसके जो मेथड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं दूसरे के कंपैरिजन में। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या पता चल जाएगा कि ऐसे ही कोई बताएगा ही नहीं, तो ऐसे पता चल जाएगा क्या दूसरे कंट्री वाले को कि हाँ उसका वाला मेथड बेस्ट है? ऐसा नहीं होगा ना। तो इसके लिए ना एक प्राइमरी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बनाई गई है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कंजर्वेशन यूनियन बोल देते हैं या वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन बोल देते हैं। ठीक है, जो क्या कर रही है, जो अलग अलग देशों में स्टडी करती है कि कौन से वाला जो है कंजर्वेशन का जो मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है, और फिर उस मेथड को जो है अलग अलग देशों में अप्लाई करके देखते हैं कि कौन से वाले देश में ये वाला मेथड काम में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेटिंग बॉडी कौन हो गई, एक वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है, ये हो गया। IUCN बनाई कब गई थी, तो IUCN इज फाउंडेड इन 1964 में बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद अपन अगर नया टॉपिक देखें, नया टॉपिक देखते हैं। नया टॉपिक क्या है, IUCN रेड लिस्ट। रेड लिस्ट कैटेगरीज एंड क्राइटेरिया। कैटेगरीज एंड क्राइटेरिया। अगर अपन IUCN की जो रेड डाटा बुक है या रेड लिस्ट है उसकी अपन अगर बात करें, तो इसमें ना जो डिफरेंट एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको कंजर्व करके रखने की काम, उनको जो है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उनको जो एक्सटिंक्शन का खतरा है उसके ऊपर कितना खतरा है उसके हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो जो है स्पीसीज को क्या करती है, क्लासीफाई करती है अकॉर्डिंग टू उनके ऊपर जो एक्सटिंक्शन का खतरा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं अपन कि IUCN जो है वो क्या कर रहा है, IUCN रेड लिस्ट IUCN रेड लिस्ट categories and criteria are clearly defined system for classifying species which are highly risk of global extinction. Highly risk of global extinction. ग्लोबल एक्सटिंक्शन का जिनके ऊपर क्या है, हाईली रिस्क है, उन सारी स्पीसीज को क्लासिफाई करने का काम करती है कौन, रेड लिस्ट, जो कि IUCN द्वारा दी गई है। इसके अलावा और अगर हम बात करें द रेड बुक, द रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक contains the complete list of 310 species.
ठीक है, तो ये जो है IUCN ने क्या किया कि रेड डाटा बुक या रेड डाटा लिस्ट जो है वो बनाई, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि डिफरेंट जो स्पीसीज है जिनके ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा आ रहा है उनको अपन देखते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनको देख रहे होते हैं कि कौन कौन सी स्पीसीज जो है उसके ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा आ रहा है और कितना खतरा आ रहा है, उसके हिसाब से उनको सबको क्लासीफाई किया गया है। किसके अकॉर्डिंग? रेड डाटा बुक के अकॉर्डिंग। अब जो है अपन अगली क्लास में देखते हैं कि रेड डाटा बुक जो है उसके अंदर कैसे अलग अलग स्पीसीज को उनके कलर कोड के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ठीक है, आज के लिए हमने जो देख लिया कि रेड डाटा बुक बनाई गई है, IUCN आ गई और डिफरेंट जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई है जो क्या कर रही है, स्पीसीज के एक्सटिंक्शन एंड स्पीसीज को कैटेगराइज करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हमने देखी, बाकी का जो है वो अपन देखते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है, गुड बाय।